हैं आज का लेक्चर। और हमारा जो चैप्टर, जो अध्याय चल रहा था, वो था जीव जगत का वर्गीकरण, माने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज इस चैप्टर का 7वां लेक्चर है। और हमने पिछली क्लास में क्या पूरा किया था? हमने पूरा किया था प्रोटिस्टा जगत। और अभी हम एक नई जगत की तरफ आज चलेंगे, जो है कवक जगत, किंगडम फंजाई। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी बातें जो हमें कल हमने पढ़ी थी। तो उन थोड़ी सी बातों में हमने कल पढ़ा था प्रोटिस्टा, और उस प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा था? हमने 2 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज हमने पढ़ी थी कल अवंपक कवक। अवंपक कवक। अब ये अवंपक कवक जो होते हैं, ये कैसे प्रोटिस्ट होते हैं? ये होते हैं कवक जैसे। कवक जैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मृतोपजीवी पोषण होता है। ये सड़ी गली कार्बनिक तत्व से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, ये अवंपक कवक जो हैं, जब ये बीजाणु अवस्था में होते हैं तब इसके अंदर वास्तविक माने सत्य सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वयस्कों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्योंकि इनकी बीजाणुओं में मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये प्रतिकूल वातावरण में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ये जो अवंपक कवक है, ये पौधों से, जंतु से और कवकों से, तीनों के कुछ कुछ लक्षण युक्त होता है। पादपों के लक्षण क्या होते हैं? बीजाणुओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होना। जंतुओं के लक्षण क्या होते हैं? वयस्कों में कोशिका भित्ति का ना होना। और कवकों के लक्षण क्या होते हैं? मृतोपजीवी पोषण विधि, नंबर 1। नंबर 2, फलन कायों का निर्माण। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से, है ना? राम और पालेश, गुड मॉर्निंग। दिलखुश भी आ गया है, गुड मॉर्निंग। गरिमा, चंचल, ओके। प्रमोद, राम, ठीक है। आज कौन कौन नहीं आया? विकास नहीं आया है, ब्यूटी रॉय नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो ये कल का आपका रिवाइज हो गया अवंपक कवक। दूसरी चीज हमने जो कल पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी प्रोटोजोआ। क्या पढ़ा था? प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ है, ये जंतु जैसे प्रोटिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जंतु सम। क्योंकि ये स्वयं का भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पहले के समय में इनको जंतु जगत में पढ़ा जाता था। और ये 4 प्रकार के होते हैं गमन अंगों के आधार पर। और वो 4 प्रकार क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं अमीबीय प्रोटिस्ट। अमीबीय प्रोटिस्ट। अब ये अमीबीय जो प्रोटिस्ट होते हैं, इनमें गमन करने के लिए क्या होता है? इनमें गमन अंग होता है कूटपाद। कूटपाद माने सूडोपोडिया। और इसमें जो समुद्री प्रारूप होता है, उस पे सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं अमीबा तथा एंटामीबा। अमीबा तथा एंटामीबा ये आपने पढ़ा था, है ना? ये मैंने आपको बताया था। नंबर 2 पर जो इसमें होते हैं, वो होते हैं कशाभिकीय प्रोटिस्ट। इनमें गति करने हेतु इनमें गति करने हेतु क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है, जल्दी बताइए, कशाभिका। एक मिनट बेटा, 1 सेकंड।
एक मिनट बेटा, कुछ यहाँ पर समस्या सी लग रही है मुझे, जरा देखते हैं। कशाभिकीय प्रोटिस्ट माने फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, और इसमें क्या होता है? इसमें गतिशील अंग होता है फ्लैजिला। एक मिनट बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक बार सर चेक कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये है कशाभिका। कशाभिका माने फ्लैजिला। और कशाभिकीय प्रोटिस्ट के उदाहरण क्या होते हैं? इसके उदाहरण हैं ट्रिपैनोसोमा। ये वही ट्रिपैनोसोमा है जिससे निद्रालु व्याधि होती है। निद्रालु व्याधि माने स्लीपिंग सिकनेस। और ये जो एंटामीबा था, इसकी दो जातियां मैंने आपको बताई थी। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जिससे अमीबीय अतिसार होता है, पेट की गड़बड़ होती है। और दूसरा बताया था लिशमानिया डोनोवानी, जिससे कालाजार या दमदम बुखार होता है। ठीक है, तो ये ट्रिपैनोसोमा से क्या सॉरी एंटामीबा हिस्टोलिटिका से अमीबीय अतिसार होता है, और एंटामीबा गिंगीवेलिस से दांतों में पायरिया होता है। इधर ट्रिपैनोसोमा से निद्रालु रोग माने स्लीपिंग सिकनेस होती है, और ये निद्रालु रोग कई तरीके का होता है। एक होता है दक्षिण अमेरिकी निद्रालु व्याधि, जिसको चगास रोग भी कहते हैं। एक इसका और है जिसको कहते हैं लिशमानिया डोनोवानी। लिशमानिया डोनोवानी, इससे दमदम बुखार या लिशमानियासिस या कालाजार होता है। तीसरा इस कैटेगरी में जो थे वो थे पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट। ये जो पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट होते हैं, इसमें जो गमन हेतु अंग होता है वो होता है पक्षमाभिका। पक्षमाभिका माने सीलिया। और इसका उदाहरण है पैरामीशियम। बेटा, पैरामीशियम से कोई भी रोग नहीं होता है। ठीक है, ये जलाशयों में पाया जा सकता है पैरामीशियम। और आखिरी में जो चौथी श्रेणी है वो है स्पोरोजोअन्स। ये जो स्पोरोजोअन्स होते हैं, इसमें जो गमन अंग होता है माने जो गमनांग होता है वो अनुपस्थित होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम में कोई गमनांग नहीं होता, इसलिए ये सदैव परजीवी होते हैं। और इनको मादा एनोफिलीस मच्छर, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो अपने मुख आंगों में वहन करती है, और जब वो हमें काटती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है हमारे रक्त में चला जाता है और अपना जीवन चक्र चलाता है, जिसमें एक संक्रामक अवस्था बनती है जिसे ट्रोफोजोइट कहते हैं। तो सबसे जो कुख्यात रोग है वो है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया हमारे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत लोगों को होता है, और इससे कई जानें भी जाती हैं अगर इसका इलाज ना किया जाए। इसका जो बुखार होता है उसको उतारने के लिए जो सबसे सही दवाई होती है वो कुनैन होती है। ऐसी जो अमीबीय अतिसार होता है, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है, उसके लिए जो औषधि डॉक्टर जनरली सामान्यता बताते हैं वो है मेट्रोजिल। क्या है? मेट्रोजिल। तो ये सब हमने पढ़ा था कल की क्लास में। अब शुरू करते हैं आज की जो नया टॉपिक है। और मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जब भी हम कोई नई क्लास शुरू करेंगे तो शुरू के 10 मिनट में हम पिछली क्लास का रिकैप करेंगे। ठीक है, रिकैप का मतलब रिवीजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कवक जगत, सामान्य लक्षण,
कवकों में जनन पढ़ेंगे और कवकों का जीवन चक्र पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हम कवकों के विभिन्न वर्ग पढ़ेंगे जो कितने होते हैं, 4, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और कवकों का आर्थिक महत्व पढ़ के हम अगर टाइम मिला तो लाइकेंस भी कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं कवक जगत। ठीक है, कवक जगत माने किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। तो ये जो कवक जगत होता है, कवक जगत में जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? कवक जगत के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं अधिकांशतः बहुकोशिकीय। अधिकांशतः बहुकोशिकीय। ठीक है, मैंने अधिकांशतः बहुकोशिकीय क्यों लिखा है? क्योंकि एक सदस्य होता है जो केवल एक कोशिकीय होता है, एकमात्र यीस्ट एक कोशिकीय सदस्य है। मैं साथ के साथ यहां पर यीस्ट का वैज्ञानिक नाम भी लिख दे रहा हूं। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है सैकेरोमाइसीस ठीक है, सेरिविसी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अधिकांश जो सदस्य होते हैं कवक जगत के वो बहुकोशिकीय होते हैं और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यहां पर मैं लिखना रह गया सभी यूकैरियोटिक। अब पोषण की दृष्टि से ये कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोषण की दृष्टि से ये कैसे होते हैं? पोषण की दृष्टि से ये होते हैं परपोषी। परपोषी माने हीट्रोट्रॉफिक। परपोषी माने हीट्रोट्रॉफिक, ये हीट्रोट्रॉफिक होते हैं। और इसमें से भी जो अधिकांश होते हैं वो कैसे होते हैं? बोलिए, ये होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी माने सैप्रोबिक। ये मैंने शब्द आपको जीवाणुओं में भी बताया था। ये सड़े गले कायाओं से, सड़े गले कार्बनिक तत्वों से पोषण ग्रहण करते हैं। दूसरे होते हैं परजीवी। परजीवी माने ये क्या करते हैं? ये दूसरे सजीवों पर, जिनको पोषक कहते हैं, उनकी शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं और बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक। और तीसरे होते हैं सहजीवी। ये सहजीवी क्या करते हैं? ये सहजीवी दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं, उससे पोषण तो खींचते हैं लेकिन बदले में उसको कोई लाभ, कोई फायदा करा देते हैं। तो इनको कहते हैं सिम्बायोटिक। तो ये मैंने 3 तरह के परपोषी आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा सहजीविता पर बात कर लेते हैं।
ये जो बेटा सहजीवी होते हैं, ये इनके मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूं। तो इनके उदाहरण मैं यहां पर 2 लिख दे रहा हूं। पहला उदाहरण क्या है? पहला है लाइकेन। लाइकेन या इसको शैवाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाक। लाइकेन का मतलब क्या होता है? लाइकेन का मतलब होता है ये 2 जीवों का सहजीवी संबंध होता है, जिसमें एक जीव तो होता है शैवाल और दूसरा जीव होता है कवक। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि शैवाल भोजन बनाता है और कवक जो है वो उसके लिए खनिजों के और जल के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और जो इसका दूसरा उदाहरण है कवकों के सहजीवी संबंध का, वो है कवक मूल। कवक मूल, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है कवक मूल है, तो कवक तो इसमें होगा, क्योंकि कवक के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। कवक प्लस उच्च पादपों की मूलें। उच्च पादप होते हैं ना, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, उसकी मूलों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। तो पोषण की दृष्टि से आपको ये पता चल गया। अब मैं इसमें बता रहा हूं विभिन्न प्रकार के कवक। विभिन्न प्रकार के कवक, जैसे आपने अलग अलग तरह के कवक देखे होंगे, तो उसमें यीस्ट भी है। यीस्ट जिससे ये बेकरी के प्रोडक्ट, बिस्किट वगैरह घर पर बनाए जाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे हो सकते हैं सामान्य छत्रक। सामान्य छत्रक जिसको हम कहते हैं मशरूम। याद है ऐसा? ठीक है। इसको ना क्या कहते हैं, वो भी बोला जाता है इस वाले को कुकुरमुत्ता या टोड स्टूल जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो, ब्यूटी रॉय भी आ गई है। सर इसको हमारे घर में फफूंद कहते हैं। बिल्कुल सही, सामान्य हिंदी भाषा में इसको फफूंद कहा जाता है। ठीक है, फफूंद कहा जाता है। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर खूब बरसात होती है, तो हम क्या करते थे, जून में छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ चले जाते थे। अलमारियों में किताबें विताबें सब पड़ी रहती थी। जब 1 महीने के बाद घर खुलता था तो किताबों में से नमी की दुर्गंध आती थी, सीलन की, और किताबों के अंदर, जूतों पे, चमड़े के बैग पर, सब पे सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी अतिवृद्धियाँ पाई जाती थी। अच्छा याद करो, जब सर्दियाँ आती हैं तो घर वाले वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, रजाई गद्दे, तो उसमें से एक गंध आती है तीखी। वो किसकी वजह से आती है? कवकों के, फंजाई के। किससे? फंजाई के बीजाणुओं की खुशबू, दुर्गंध होती है। तो उसको कैसा दूर करते हो? उसको हम धूप में सुखा देते हैं। तो धूप में सुखाने से क्या होता है, जो भी कवक के बीजाणु और वो सब चीज़ें, कवक जाल उसमें लगा होता है, सब धूप से वो हो जाता है। क्योंकि जो कवक होते हैं वो प्रकृति में छाया प्रिय होते हैं। छाया प्रिय मतलब वो छाया में उगना पसंद करते हैं और धूप से डरते हैं। इसलिए जब भी अचार डालते हैं तो उसको शुरू में काफ़ी दिनों तक धूप में रखा जाता है, ताकि उसमें कवक की वृद्धि हो ही ना पाए। ठीक समझ में आया? अब आप इसको कैसे देखेंगे, एक ब्रेड ले लो,
ब्रेड का टुकड़ा, डबल रोटी जिसे कहते हैं, और उसको मेज पर रख दो। अभी बरसात का सीजन आने वाला है ना, तो अभी जुलाई में क्या करना, कहीं पर उसको उठा के रख दो। 2-3 दिन में उसमें नीला सा कुछ बनना शुरू हो जाएगा, वो है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ठीक है, वो उसमें उगने लग जाती है कवक, फिर उस पर जाली जाली हो जाती है। ये सबसे अच्छा है बूंदी का लड्डू। जब बरसात का सीजन आने वाला हो ना, 3 दिन के लिए मेज पर बूंदी का लड्डू रख देना एक डब्बे में बंद करके, तो 3-4 दिन के बाद देखोगे उस पर रुई 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 सी सफ़ेद सफ़ेद रंग की अतिवृद्धि आ जाती है। उसको कहते हैं कवक। कवक तो वैज्ञानिक शब्दावली है, हम उसे फफूंद भी कह सकते हैं। या फिर सरसों की पत्तियां, सरसों के खेतों में उसकी पत्तियों पर देखो तो सफ़ेद 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 धब्बे लग जाते हैं, वो सफ़ेद धब्बे जो होते हैं वो फफूंद के होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इनके उपयोग हम कल पढ़ेंगे। जैसे यीस्ट से शराब भी बनती है, यीस्ट से ब्रेड भी बनती है। तो ये जो हैं, एक था वो, मैंने आपको जीवाणु में भी इस बात का जिक्र किया था, प्रतिजैविक बनाते तो ज़्यादातर आजकल जीवाणु हैं, लेकिन इसकी खोज जो की गई थी वो कवकों के लिए की गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम वो पहली कवक है जिससे पेनिसिलिन नामक ये बना था प्रतिजैविक, जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों को सही करने के काम आई थी। इसलिए पेनिसिलिन को चमत्कारी औषधि या वंडर ड्रग भी कहकर बुलाते हैं। बोलो बच्चों, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो दूसरी बात, इनका आवास। कवकों का आवास ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने कॉस्मोपॉलिटन। क्यों है? क्योंकि ये हवा में भी हैं, ये नमी में भी हैं, ये मृदा में भी हैं। ठीक है, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो जलीय भी होते हैं। ठीक है, ये वृक्ष की छाल पर भी होते हैं। ये जीव जंतुओं के शरीर, जीव जंतुओं की काया के अंदर या ऊपर भी पाए जा सकते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो ये कैसे प्राणी हैं, ये जो कवक हैं, ये छाया प्रिय माने स्कायोफाइट्स भी होते हैं। छाया प्रिय या स्कायोफाइट्स भी होते हैं। ये धूप में नहीं उगते, ये धूप में उगते ही नहीं हैं, ये छाया प्रिय हैं। जैसे आप देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं या जैसे आप लोग खड़े हो, आजकल गर्मी का मौसम है, पसीना आ रहा है, तो ये जो कवक है ये जनरली आपके चेहरे पर अटैक नहीं करेगी, ये अटैक करेगी आपके गर्दन पे। सिर में पसीना आएगा, पसीना जाके इधर जाएगा कॉलर के, यहाँ कपड़ा है, यहाँ पर इसके नीचे धूप नहीं आ रही है। तो आप देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया एक इंसान के बाल हैं, है ना, ये गर्दन है ठीक है, ऐसे। तो क्या होता है, कवक कहाँ पर अटैक करती है? जहाँ पर प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, माने यहाँ इस जगह पर, गर्दन पर, यहाँ इस जगह पर दाद होते हैं। तो दाग, दाद, खुजली, रिंग्स, ये सब किसके कारण होता है? ये सब होता है कवकों के कारण। बगल में, ठीक है, नीचे जननांगीय क्षेत्र पर, ठीक है, मतलब पेल्विक गर्डल के आसपास, श्रोणी मेखला के आसपास, यहाँ इसके नीचे मतलब कमर में, ऐसी जगह कवक, नीचे नाखूनों में। अगर आप जूते मोजे रोज पहनते हो तो नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन सुना होगा। हाथ के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन बहुत कम होता है क्योंकि ये उगड़े रहते हैं, इस पर धूप पड़ती रहती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इसलिए कहा जाता है
कि रोज नहाना चाहिए, और गर्मियों के दिनों में तो 2-2 बार कम से कम नहाना चाहिए, और नहाना भी चाहिए। और अगर जब बरसात के सीजन में पानी में 2-3 बूंद डिटॉल या सेवलॉन की डालना के नहाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, वो इन कवकों को दूर करती है आपके शरीर से। ठीक है, तो ये कुछ साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। कपड़ों को, स्पेशली जो अंदर के कपड़े होते हैं, बनियान वगैरह और अंडरगारमेंट्स, इनको धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप से ये कवकों को भगाते हैं। तो ये सब साफ सफाई का ध्यान आपको रखना चाहिए। फिर ये गर्म व नम स्थानों पर उपस्थित। ठीक है, तो जहां पर आर्द्रता होती है, जहां पर नमी होती है, ये वहां पर उग जाते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, अभी गर्मियों का सीजन है, हम क्या करेंगे, हम अपने भोजन को फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में। क्यों? क्योंकि फ्रिज में जो तापमान होता है वो 3 से 4 डिग्री होता है, ठंडा होता है, तो वहां पर कवक और जीवाणु प्रायः नहीं उगते हैं, तो वहां खाना आपका सुरक्षित रहता है। और इस कवक जगत के सभी सदस्य कैसे होते हैं? ये होते हैं अहरित व अप्रकाश संश्लेषी। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर पर्णहरिम माने क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है। ये अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर पाते, बल्कि दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको परपोषी कहा गया है। ठीक है, इनमें से अधिकांश, मैं बता चुका हूं, सड़े गले मृत कार्बनिक तत्वों से अपने भोजन को अवशोषित करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मृतोपजीवी। और इस अवशोषण विधि को हम अवशोषी विधि कहते हैं, माने एब्जॉर्प्टिव। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव। मैंने आपको यह भी बता दिया, काफी कवक जो होते हैं वो सजीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर परजीवी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, ये लाइकेन और कवक मूल के रूप में। कुछ कवक जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। अनेक कवक खाने योग्य होते हैं। उदाहरण, यीस्ट, मशरूम, मॉर्शेला। मॉर्शेला का एक और नाम है मॉरल्स, ट्रफल्स। ट्रफल्स का दूसरा नाम है ट्यूबर। ठीक है, ये जो मॉर्शेला और ट्रफल्स हैं, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। अब इसी पॉइंट का मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं, सबसे स्वादिष्ट मशरूम। सबसे स्वादिष्ट, अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हो, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि सबसे स्वादिष्ट जो मशरूम है उसका नाम है अगैरिकस बाइस्पोरस। क्या नाम है? अगैरिकस बाइस्पोरस। अब कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं। कुछ कवक विषैले होते हैं।
कुछ कवक विषैले होते हैं। ठीक है, विषैले होने का मतलब है जहरीले हैं, उनको खाकर या तो हमें भोजन की विषाक्तता हो जाएगी, उल्टी लग जाएगी, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, या अगर हमने उसको ज़्यादा खा लिया और इलाज भी नहीं किया तो जो छोटे बच्चे हैं वो उसको खाकर मर भी सकते हैं। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं? जो विषैले होते हैं उनको हम कहते हैं टोडस्टूल्स। टोडस्टूल्स। तो इसी का एक और पॉइंट, सबसे जहरीला मशरूम, सबसे जहरीला मशरूम, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एमेनिटा मस्कॉइड्स। एमेनिटा मस्कॉइड्स, सही बात है, एमेनिटा मस्कॉइड ये सबसे जहरीला मशरूम होता है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, और छोटे बच्चों तो वो ही नहीं कर पाते। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो छाया प्रिय होते हैं, छाया में वृद्धि करते हैं, गर्म और नम वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये दूसरे जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर या अंदर भी पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी काया की। कवकों की काया अविभेदित होती है। अविभेदित होती है मतलब क्या है? काया मूल माने जड़, तनों व पत्तों में विभेदित नहीं होती। विभेदित नहीं होती है। काया तंतुत्कीय होती है, माइसीलियल होती है, ऐसी। यीस्ट तो एक कोशिकीय, तो अपवाद रहेगा, विभेदित नहीं होती, और इनकी बहुकोशिकीय काया को क्या कहते हैं? कवक जाल। कवक जाल अंग्रेजी में कहते हैं माइसीलियम। अब होता क्या है? कहीं से भी, जैसे ये मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ पर कुछ क्रियाधार पड़ा है, गोबर पड़ा है, गन्ने के रस का शीरा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, चाशनी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, तो यहाँ पर कहीं से उड़कर आएगा बीजाणु। क्या आएगा? बीजाणु। बीजाणु माने कि स्पोर। अब ये जो बीजाणु है, ये बीजाणु का होगा अंकुरण। क्या होगा? अंकुरण। अंकुरण माने जर्मिनेशन। और इसमें से एक नलिका रूप से एक शाखा निकलेगी, एक लंबी सी एक संरचना निकलेगी इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कवक तंतु। क्या बोलते हैं? कवक तंतु। कवक तंतु माने फंगल हाइफी।
हाइफा कह दिया, और बहुवचन में बोलेंगे हाइफी जब इनकी शाखाएं निकलेंगी। अब क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कवक तंतु दिखाई दे रहा है, अब ये इसमें शाखाएं बढ़ती जाएंगी और ये इस तरीके से ऐसे ये बन जाएगी, और इसको फिर हम बोलने लग जाएंगे कवक जाल। क्या बोलेंगे? कवक जाल, माने माइसीलियम। तो ये माइसीलियम है कवकों की काया। ना इसमें मूल होते हैं, ना इसमें तने होते हैं, ना ही इसमें पत्ते होते हैं। तो ये बोलिए, अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं इसको? अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, कि जो कवक होते हैं उन कवकों की जो वर्गीकरण होता है वो हम करते हैं, तो उसका क्या क्या आधार होता है। आधार जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आधार से ही हमें पता लगेगा कि इसमें क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए नेक्स्ट, कवकों के वर्गीकरण के आधार। तो यहां पर मैंने लिखा है कवक, कवक जगत, किंगडम फंजाई। इसको हमने बांटा है कितनी क्लासेस में? इसको हमने बांटा है 4 वर्गों में। सबसे पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। इसके लक्षण हम कल पढ़ेंगे। दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। तीसरा वर्ग है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये तो बात सही है, 4 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधार में सबसे पहला पॉइंट है कवक जाल की आकारिकी। कवक जाल कैसा दिखता है, ये टॉपिक हम यही पढ़ेंगे अगला। कवक जाल की आकारिकी। ठीक है। दूसरा है, इसमें 3 आधार हैं। दूसरा आधार है फलन कायों के प्रकार।
फलनकायों के प्रकार। डन। और तीसरा जो है वो है बीजाणुओं के प्रकार। तो ये 3 आधार हैं। इन आधारों के आधार पर हमने कवक जगत को 4 वर्गों में बांटा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हमारा पहला आधार क्या था? कवक जाल की आकारिकी। क्या था बेटा? कवक जाल की आकारिकी। तो कवक जाल की आकारिकी हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक, कवक जाल की आकारिकी माने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, बस खाली यस नो लिख देते हो। कवक जाल की आकारिकी। अब ये जो कवक जाल होता है, इसका आधार क्या होता है, हम इसको कैसे वो करते हैं? तो कवक जाल की आकारिकी के लिए जो आधार होता है, पहला आधार होता है शाखित या अशाखित। दूसरा होता है पटीय या अपटीय। बीच में पट होते हैं या नहीं? पटीय या अपटीय। और तीसरा होता है, मतलब उसमें बहुत सारे अगर केंद्रक हैं, वो अपटीय है, तो उसको कहते हैं संकोशिक। माने कोइनोसाइटिक या नहीं। तो मैं आपको अलग अलग प्रकार के कवक जाल यहां बताकर बताना चाहता हूं। दिलखुश पूछ रहे हैं सर प्लाज्मोगैसी क्या होता है? दिलखुश, प्लाज्मोगैसी कुछ नहीं होता, प्लाज्मोगैमी होता है। वो हम आज ही पढ़ेंगे जब कवक का जीवन चक्र पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको 4 कवक जाल बनाकर दिखा रहा हूं। 1, 2, 3, 4 कवक जाल बना दिए। अब देखो, ऐसे मैंने आपके सामने 4 कवक जाल बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? 4 कवक जाल। तो अब देखिए, सबसे पहला जो है, इसमें से शाखाएं नहीं निकली हुई हैं, तो ये है अशाखित। ये वाला भी कैसे है? अशाखित। इसमें देखो शाखाएं निकली हुई हैं, तो शाखित। और ये वाला भी कैसा है? शाखित। नंबर 2, इसमें बीच बीच में कपाट नहीं है,
तो ये है अकपाटीय, माने एसेप्टेट। इसमें बीच बीच में कपाट है तो कपाटीय, माने सेप्टेट। इसमें कपाट नहीं है तो अकपाटीय, लेकिन इसमें कपाट है तो कपाटीय। अब इसमें कपाट है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे केंद्रक जो हैं वो एक ही के अंदर हैं। तो ये कैसी अवस्था है, ये है संकोशिक, माने कोइनोसाइटिक। ये कोइनोसाइटिक नहीं है, इसमें एक कोशिका में एक ही केंद्रक है। ये भी है संकोशिक, माने कोइनोसाइटिक, लेकिन ये कोइनोसाइटिक नहीं है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया शाखित कौन सा है, अशाखित कौन सा है, कपाटीय कौन सा है और अकपाटीय कौन सा है, हाँ या ना। अब जो कवक मैंने आपको बताया वो तंतुमय है, तंतु निकले हुए हैं उसमें बहुत सारे, लेकिन जो यीस्ट है, यीस्ट तो एक कोशिकीय गोल गोल सी होती है, वो तंतुत्कीय नहीं होती। और इसके जो तंतु होते हैं ये पतले धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जो शाखित भी होती हैं और अशाखित भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कवकों में जनन के ऊपर। ठीक है, तो जनन की जब हम बात करेंगे तो जनन 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कवकों में जनन। माने रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जनन में जो पहली विधि होती है वो क्या होती है, इसकी पहली विधि होती है कायिक जनन, नंबर 1। कायिक जनन माने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और कायिक जनन मुख्यतः किस विधि से होता है, मुख्यतः खंडन। और खंडन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। अब फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है, बहुत ध्यान में सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। ये मैंने बना दिया है एक कवक जाल। ठीक है, ये है एक कवक जाल। कवक जाल से एक छोटा सा खंड टूटकर अलग होता है। ये आखिरी वाला यहां से कट लगा, ये खंड है, और खंड ने उपयुक्त क्रियाधार, कवक कहाँ कहाँ उग सकती है, गोबर पर, मिट्टी पर, पेड़ के तने पर, जो चीनी बनाने का उद्योग होता है तो गन्ने का जो शीरा होता है उस पर, कहीं पर भी उग सकती है। तो कोई भी क्रियाधार उपयुक्त क्रियाधार पर वृद्धि करती है
और किस में परिवर्तित हो जाती है, वयस्क में। मतलब ऐसी की ऐसी संरचना अब आगे वहां पर बन जाएगी एडल्ट में। इसे हम कहते हैं खंडन। तो जितनी भी बहुकोशिकीय कवक होते हैं तो वो किस विधि से कायिक जनन करते हैं, खंडन के द्वारा। तो यहां पर मैंने उदाहरण लिख दिया है अगैरिकस। अगैरिकस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो है यीस्ट। यीस्ट क्या है, यीस्ट है एक कोशिकीय कवक। द्विविभाजन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन एवं मुकुलन। मुकुलन माने बडिंग, ठीक है, मुकुलन माने बडिंग द्वारा भी कायिक जनन करती है। बेटा भी हटा देते हैं, द्वारा कायिक जनन करती है, क्योंकि यीस्ट तो एक कोशिकीय होती है इस तरीके की, है ना, तो इसमें तंतु तो होते नहीं है, तो वो खंडन नहीं कर सकती। वो या तो द्विविभाजन कर सकती है या फिर कर सकती है मुकुलन। क्या कर सकती है, मुकुलन। तो ये था आपका नंबर 1 कायिक जनन। अब नंबर 2 पर आते हैं, जो है अलैंगिक जनन। नंबर 2 अलैंगिक जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें मैं लिख रहा हूं कवक कुछ विशेष अलैंगिक बीजाणुओं माने एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, इसमें चल बीजाणु माने ज़ूस्पोर्स। ध्यान से देखना डायग्राम, ये कैसा होता है। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये है चल बीजाणुधानी माने ज़ूस्पोरेंजियम। अब जब अवस्थाएं प्रतिकूल होती हैं तो इसके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु। तो ये मैंने बना दिए कुछ बीजाणु। जब अनुकूल अवस्थाएं आती हैं तो ये चल बीजाणुधानी फट जाती है।
फट गई और ये चल बीजाणु बाहर निकलते हैं। तो एक चल बीजाणु इस तरीके का दिखाई देता है, द्विकशाभिकीय। ठीक है, तो ये क्या है? ये है चल बीजाणु। और ये कैसा होता है? ये होता है द्विकशाभिकीय, माने चलायमान, माने बाय फ्लैजिलेटेड। कैसा है? बाय फ्लैजिलेटेड है। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि ये जो चल बीजाणु है ये बीजाणुधानी के अंदर उत्पन्न हुआ है। तो ये कैसे हैं? ये चलायमान। चलायमान क्यों है? क्योंकि इसमें कशाभिका है, कशाभिका युक्त अंतः बीजाणु, क्योंकि ये बीजाणुधानी के अंदर उत्पन्न हुए हैं, माने एंडोस्पोर्स हैं। अच्छा, वो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो बीजाणुधानी फटती है और ये बाहर निकल जाते हैं। ये आपको अंडरस्टूड है, ये आपको पता है। दूसरे जो बीजाणु हैं इस उसमें, उसका नाम है नंबर बी, धानी बीजाणु। माने स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये भी सेम ही कहानी है, लेकिन ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं बीजाणुधानी। ये संरचना है बीजाणुधानी, माने स्पोरेंजियम। और ये जो है ये है अचलायमान धानी बीजाणु। ऐसा इसमें भी ऐसा ही होता है, ये अनुकूल परिस्थितियों में बन जाते हैं और प्रतिकूल में बन जाते हैं, और जब अनुकूल अवस्थाएं आती हैं तो ये धानी बीजाणु फटती है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। तो ये कैसे हैं? ये अचलायमान अंतः बीजाणु हैं। तो दो तो ये हो गए। तीसरे मैं इस श्रेणी के यहां पर लिख रहा हूं, नंबर सी, जिसको हम कहते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं बेटा? कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया होते हैं ये कैसे होते हैं मैं आपको ये बता देता हूं।
तो ये जो पूरी आपको काया बनाई दिखाई दे रही है, ये क्या है? इस पूरी काया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोनिडियोधर, माने कोनिडियोफोर। और इसमें अलग अलग तरह की शाखाएं होती हैं। जो सबसे नीचे वाली ये शाखा होती है, इसे कहते हैं रेमी। इनके ऊपर ये जो होती हैं, इन्हें कहते हैं मेट्यूला। और ये जो सबसे ऊपर होती हैं, इन्हें कहते हैं फिलिएट्स या स्ट्रिगमेटा। और इनकी आकृति कैसे होती है? फ्लास्क नुमा। कैसी होती है? फ्लास्क नुमा। और उसके ऊपर श्रृंखला में लगे हुए होते हैं क्या? ये है कोनिडिया। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये कोनिडिया यहां से टूट के क्रियाधार में या मिट्टी पर गिरते हैं और यहां से वो क्या बना लेते हैं? यहां से बना लेते हैं पूरी ये काया। तो यहां पर मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं, ये बहिर्जात रूप से कोनिडियोधर के शीर्ष पर श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं और इसमें कशाभिकाएं नहीं होती। ये अगतिशील, जिसको अचलायमान कहते हैं, या अकशाभिकीय होते हैं। उदाहरण, पेनिसिलियम। तो ये अंतर आपको याद रखना है। कशाभिकीय चलायमान है ना, कशाभिकीय चलायमान और अंतः बीजाणु। अकशाभिकीय अचलायमान, अंतः बीजाणु। अकशाभिकीय अचलायमान, बहिर्बीजाणु। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 2, अलैंगिक जनन। अब चलते हैं नंबर 3 पर, जिसको हम कहते हैं लैंगिक जनन, माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? यह होता है विशेष प्रकार के लैंगिक बीजाणुओं, माने सेक्सुअल स्पोर्स द्वारा। सबसे पहले ये ना, जो आपका, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, नंबर ए, जो फाइकोमाइसिटीज वर्ग है ना, इसको 2 में बांटा हुआ है और उपवर्गों में। एक है oomaisites और दूसरा है zygomaicites। तो जो oomaicites है,
इसमें बनते हैं ऊ बीजाणु। इसकी संरचना हमें नहीं पढ़नी। ऊ बीजाणु माने ऊ स्पोर्स द्वारा। और जाइगोमाइसिटीज में होते हैं जाइगो बीजाणुओं माने जाइगोस्पोर्स द्वारा। ये खाली आपको अभी याद रखना है। अब है नंबर बी, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में देखो क्या बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में जो फलनकाय बनती है, उस फलनकाय का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प में ये होती है एस्कस, ये है थैली या सैकनुमा संरचना। इसलिए एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं थैली कवक, सैक फंजाई। और ये है व्रंत। तो एस्कस और व्रंत को मिलाकर ये जो फलनकाय है, फलनकाय, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एस्कोकार्प। क्या नाम है? एस्कोकार्प। और इस एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं ये 4 से 8 एस्को बीजाणु। एस्कोस्पोर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एस्कोस्पोर्स हैं, ये कैसे हैं? ये अचलायमान या अकशाभिकीय व अंतः बीजाणु हैं जो लैंगिक रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है। अब आपका नंबर सी है, नंबर सी बेसिडियोमाइसिटीज। ये है बेसिडियोमाइसिटीज की फलनकाय। और इस फलनकाय को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी फलनकाय को हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प में ये जो होती है, ये होती है व्रंत, और ये होता है एक बेसिडियम। बेसिडियम। और ये कैसा है? ये है मुदगर। मुदगर माने क्लब
आकृति की संरचना। इसलिए बेसिडियोमाइसिटीज को मुद्गर कवक या क्लब फंजाई कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 4 हैं बेसिडियो बीजाणु। माने बेसिडियोस्पोर्स। तो ये भी कैसे हैं? ये अचलायमान या अगतिशील या अकशाभिकीय एवं बहिर्बीजाणु हैं जो लैंगिक रूप से उत्पन्न होते हैं। बाहर है ना, और यहां से टूट के गिरते हैं और बड़ा काया बना लेते हैं। अब ABCD, एक डी है जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता। तो ये हो गया हमारा जीवाणुओं में जनन। सबसे पहले कायिक जनन है ना, दूसरे नंबर पर अलैंगिक जनन, तीसरे नंबर पर लैंगिक जनन। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं बच्चों? अब हम पढ़ेंगे कवकों का जनन चक्र। क्या पढ़ेंगे? कवकों का जीवन चक्र। तो हेडिंग लिखते हैं कवकों का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। बहुत ध्यान से देखना, इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये पूरा डायग्रामेटिक है, समझने की कोशिश करना। ये है कवक तंतु, और कवक तंतु दोनों कैसे हैं? अगुणित। तो मैं यहां लिख रहा हूं कवक तंतु, माने फंगल हाइफे। 2 है ना, बहुवचन, फंगल हाइफी। अब सबसे पहले इन दोनों में कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, और इसे कहते हैं पहला स्टेप। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य संलयन, माने प्लाज्मोगैमी। इनका कोशिका द्रव्य आपस में संलयित हो जाएगा इस प्रकार से। हो गया। जैसे ही कोशिका द्रव्य संलयित होगा, थोड़ी देर के बाद इनके दोनों केंद्रक भी क्या हो जाएंगे? संलयित हो जाएंगे। नंबर 2, केंद्रक संलयन, माने कैरियोगैमी। ये दूसरा चरण है। और
अब ये क्या बन गया 2n, क्या बन गया 2n। लेकिन हर कवक में एकदम से केंद्रक संलयन नहीं होता, तो मैं यहां लिख रहा हूं कुछ उच्च कवकों में एक मध्यवर्ती अवस्था स्थापित होती है, और वो कुछ कवक कौन कौन से हैं? वो हैं एस्कोमाइसिटीज, व बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें केंद्रक तुरंत संलयित नहीं होते, और इसे क्या कहते हैं? डाई कैरियोफेज या द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे n+n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा? ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, और ऐसे बनाकर लिख देंगे n+n। समझ में आया? और इसमें क्या होता है? बाद में केंद्रक संलयन होता है। तो बन गए आपका ये द्विगुणित। अब एक छोटी सी अवस्था होती है फलनकायों का निर्माण। ये आपको पता है, अगर एस्कोमाइसिटीज है तो उसमें एस्कोकार्ब बनेगी। याद है अभी पीछे ऐसी संरचना बताई थी। लेकिन अगर बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोकार्ब बनेगी। बन गए फलनकाय। और अब जैसे ही फलनकाय बने, इन फलनकायों में हो गई तीसरी अवस्था, न्यूनकारी विभाजन। माने मियोसिस, या इसको कहते हैं अर्धसूत्रण। और अर्धसूत्रण से क्या बने? बीजाणु। तो ये बने 4 से 8 बीजाणु। और ये बीजाणु कैसे हैं? अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्रण से आधा हो जाता है। और फिर ये बीजाणु जब करेंगे अंकुरण, ये आपको पता है, अंकुरण से क्या बन जाएगा? कवक तंतु और कवक जाल। ठीक है।
तो ये है कवकों का जीवन चक्र, जिसमें 3 प्रावस्थाएं होती हैं बेटा, ठीक है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। कवक तंतु का कोशिका द्रव्य मिला, कोशिका द्रव्य के बाद केंद्रक मिला, और ये द्विगुणित युग्मनज जाइगोट जैसी अवस्था आ गई, तुरंत फलनकाय बने, ये एक मध्यवर्ती अवस्था। और तीसरा स्टेप हो गया न्यूनकारी विभाजन। तो ये आपको याद रखना है, कवकों के जीवन चक्र में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। जैसे ही युग्मनज बनता है उसके अंदर न्यूनकारी विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूनकारी विभाजन, और आपके अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। फिर वो वाला डायग्राम याद आया, ये वाला डायग्राम कि बीजाणु अंकुरित करते हैं, तंतुक निकलता है और फिर कवक जाल बन जाता है। तो ये है आपका कवकों का जीवन चक्र, ठीक है। तीनों स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए, और एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, डायग्राम इजी करने के लिए मैंने आपको बनाकर दिया है, ठीक बात है। अब बढ़ते हैं आगे। आज हमने पहले ये डिस्कस करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कवक जगत के सामान्य लक्षण, फिर कवकों में जनन, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक, और तीसरा हमने पढ़ा कवकों का जीवन चक्र। बाकी जब हम शैवाल का जीवन चक्र पढ़ेंगे तब भी हम कवकों का संदर्भ लेंगे, क्योंकि और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, परंतु बाद में ये समझ में आएगी, ठीक है। तो बेटा चलते चलते एक सवाल है, और वो सवाल है कवकों की वृद्धि के लिए निम्न में से कितनी अवस्थाएं अनुकूल होती हैं। कवक माने फफूंद, ये मैंने आपको बता दिया है। कम तापमान नहीं, ठंडा तापमान तो फ्रिज का होता है, लेकिन फ्रिज में कवक नहीं आती। आर्द्रता चाहिए, नमी। बर्फ के पर्वत माने कम तापमान नहीं। उच्च तापमान, हाँ उच्च तापमान भी हो और नमी भी हो, वार्म हो, ठीक है। शुष्क मौसम, सूखे मौसम में नहीं आती है, नम मौसम में आती है। तो कितने लक्षण चाहिए इसमें? 1 और 1 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। तो इस तरीके से हम ये वाले सवाल कर सकते हैं, और कल हम मिलेंगे। तो आपको पता है मैंने आपको कवकों की 4 क्लासेस बताई हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। उनका आपस में तुलना करेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, और फिर कवक जगत का महत्व पढ़ेंगे, आर्थिक महत्व। तो चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना बहुत। पढ़ते रहिए, डाउट सॉल्व करते रहिए, और डीपीपी मैंने जो डीएस से दिया है, डेली सेल्फ एनालाइजर, वो आप सॉल्व करके कल की क्लास में डाउट पूछेंगे, ठीक है बेटा।